हेलो, जय हिंद बच्चों। हाउ आर यू? कैसे चल रहा है? आज की जो क्लास है हमारी वो आपको दिला सकती है 20 नंबर्स तक, मतलब आपको 24 नंबर तक भी आ सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी का ये फेवरेट टॉपिक है। टॉपिक आपको दिख ही रहा है, इरोजनल एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। ठीक है, तो ये मैं गारंटी लेता हूँ कि पूरे यूट्यूब पे वन शॉट वीडियो नहीं है, तो अगर आपने ये वीडियो देख दी तो आपके 20 मार्क्स पक्के हो सकते हैं इन योर एग्जाम। ठीक है, चलो आज क्लास शुरू करते हैं। और आपको पता ही है, मैं क्लास में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। ये रिवीजन इसलिए है क्योंकि मेरे को लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ से क्वेश्चन ना आए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं अपना आज का क्लास। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इरोजनल एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है, और ये दोनों के दोनों पार्ट हैं किसका? जियोमॉर्फिक प्रोसेस का। जियो मतलब अर्थ, मॉर्फ मतलब लुक, जो अर्थ के लुक में चेंजेस आते हैं। अब अर्थ के लुक में चेंजेस कैसे आते हैं? एक तो आते हैं इंटरनल फोर्सेस की वजह से, और एक आते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से। इंटरनल फोर्सेस और एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होती हैं? सरफेस के अंदर जो होती हैं वो उन्हें हम बोलते हैं इंटरनल फोर्सेस या एंडोजेनिक फोर्सेस, और सरफेस, अर्थ सरफेस के बाहर जो होती हैं उनको हम बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस। अगर मैं एंडोजेनिक फोर्सेस का एग्जांपल दूं तो मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, और अगर मैं एक्सोजेनिक फोर्सेस का एग्जांपल दूं तो ग्लेशियर, पानी, विंड, आप कुछ भी लगा सकते हो। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। और आपको पता ही है अर्थ के ऊपर बहुत सारे लैंडफॉर्म है, जैसे कि माउंटेन है, प्लेटू है, प्लेन है। और ये माउंटेन, प्लेटू, प्लेन बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। तो कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ लैंडफॉर्म ऑन द अर्थ बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्सेस, उसको हम क्या बोलते हैं? जियोमॉर्फिक प्रोसेस बोलते हैं। समझ में आ रहा होगा? जो ये लैंडफॉर्म का कंस्ट्रक्शन होता है एंड डिस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, जैसे कि माउंटेन है, प्लेटू है, आपको पता ही है अरावली कभी दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ हुआ करता था, और अब धीरे धीरे अरावली खत्म हो रहा है। तो कंस्ट्रक्ट भी अरावली हुआ और डिस्ट्रक्ट भी अरावली हुआ। तो कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ये दोनों किसके पार्ट हैं? जियोमॉर्फिक प्रोसेस के हैं। और जियो का मतलब अर्थ होता है, मॉर्फ का मतलब लुक होता है, और प्रोसेस का मतलब जो उसे बनाने में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अब क्लास में हमने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली एंडोजेनिक प्रोसेस को हमने डिटेल में पढ़ा था। कैसे बताया था, कैसे ब्लॉक माउंटेन बनते हैं, कैसे फोल्ड माउंटेन बनते हैं, वोल्केनिक माउंटेन बनते हैं, प्लेटूज कितने तरह के होते हैं, पिडमोंट प्लेटू, विंटर माउंटेन प्लेटू, प्लेन्स कैसे होते हैं, स्ट्रक्चरल प्लेन्स होते हैं, डिपोजिशनल प्लेन होते हैं। तो ये वाला आज हम नहीं पढ़ने वाले। आज हम जो पढ़ने वाले हैं, आज हम ये वाला पढ़ने वाले हैं। इसे बोलते हैं एक्सोजेनिक प्रोसेसेस। एक्सोजेनिक प्रोसेसेस में हम उन फोर्सेस के बारे में बात करते हैं जो अपनी स्ट्रेंथ अर्थ की सरफेस से ऊपर से लेते हैं। ठीक है, अब अर्थ की सरफेस से ऊपर से तीन चीजें आपने जरूर सुनी होगी: वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन। और जैसे कि अरावली है, अब अरावली है वो धीरे धीरे डिस्ट्रक्ट हो रहा है। अरावली धीरे धीरे डिस्ट्रक्ट हो रहा है, क्यों हो रहा है? एक तो ह्यूमन इंटरफेरेंस है, उसको मैं मना नहीं कर सकता। बाकी और भी फोर्सेस हो सकते हैं, जैसे रनिंग वाटर, जैसे कि क्या हो सकता है, जैसे कि विंड्स। अरावली पे ये चीजें वर्क कर रही है और अरावली धीरे धीरे डिस्ट्रक्ट हो रहा है। ठीक है, अब हिमालय क्यों बना? बिकॉज ऑफ टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट, वो तो इसका पार्ट था। अब हिमालय डिस्ट्रक्ट कैसे होगा, वो इसका पार्ट होगा। ठीक है, एक्सोजेनिक प्रोसेसेस का ये हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो सिर्फ क्या है? एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं। ओके, चलो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। ओके, अब वहां पर आपको तीन हेडिंग दिख रही थी। एक है वेदरिंग। तो अगर मैं वेदरिंग को डिफाइन करूं तो इट इज डिकम्पोजिशन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रॉक्स। तो और हिंदी में अगर डिफाइन किया जाए तो बहुत ही सिंपल है, पत्थर के टूटने को वेदरिंग बोलते हैं। डिसइंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड वेदरिंग, या पत्थर के टूटने को क्या बोलते हैं? वेदरिंग बोलते हैं। आपने देखा होगा बच्चों, जब पत्थर टूटते हैं उसी से सॉइल बनती है, और उसी चीजों से सब आया। पहले धरती के ऊपर पत्थर ही थे, बट फिर धीरे धीरे वेदरिंग हुई, डिकम्पोजिशन हुआ, डिसइंटीग्रेशन हुआ रॉक का, और उससे सेडिमेंट्स बाहर आए। ठीक है, तो वेदरिंग का मतलब क्या होता है? जस्ट पत्थर के टूटना। डिसइंटीग्रेशन को हम क्या बोलते हैं? वेदरिंग बोलते हैं। अब जब पत्थर टूटेगा तो उससे क्या बाहर आएगा? मटेरियल बाहर आएगा। उससे क्या बाहर आएगा? मटेरियल। तो जैसे कि देखो यहां पर ये पत्थर है, अब ये पत्थर टूट गया। ठीक है, ये पत्थर टूट गया तो इसको बोला वेदरिंग। ठीक है, अब जब पत्थर टूटा तो इससे सेडिमेंट्स बाहर आए। सेडिमेंट्स बाहर आए, ये सेडिमेंट्स बाहर आ गए। ओके, अब ये जो सेडिमेंट्स हैं इस ए लोकेशन से कहां जाएंगे? बी लोकेशन पे जाएंगे। इस ए लोकेशन से कहां पे जाएंगे? बी लोकेशन पे जाएंगे। इसको आप क्या बोलते हो? इरोजन बोलते हो। इट इज दैट सिंपल। ठीक है, तो सिर्फ पत्थर टूटा दैट इज वेदरिंग,
बट जो सेडिमेंट्स निकले और वो एक जगह से दूसरी जगह पर गए तो उसे क्या बोलते हैं, इरोजन बोलते हैं। द प्रोसेस थ्रू विच नेचुरल फोर्सेस ट्रांसपोर्ट वेदर्ड रॉक एंड मिनरल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उसको हम क्या बोलते हैं, इरोजन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर पत्थर यहां पे टूटा और वो बहुत दूर गया तो पत्थर यहां पे टूटा, दैट इज वेदरिंग, और यहां से दूर गया, दैट इज इरोजन, सिंपल। ओके, अब जब ये सेडिमेंट्स यहां से इधर जाएंगे तो कहीं जाके डिपॉजिट हो जाएंगे भाई, कहीं जाके डिपॉजिट हो जाएंगे। जैसे मैं कहता हूं कि यहां पर ना सेडिमेंट्स को एक हेज मिल गया, हेज कुछ भी हो सकता है, एक गड्ढा हो सकता है, एक माउंटेन मिल गया, तो अब सेडिमेंट्स को यहां पे जमा होना होगा, तो इसको बोलते हैं डिपोजिशन। तो डिपोजिशन बड़ा सिंपल है कि जहां पर जाके सेडिमेंट डिपॉजिट हो जाए उसे क्या बोलते हैं, डिपोजिशन बोलते हैं। कितना सिंपल हो गया। वेदरिंग, डिकम्पोजिशन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक, वेदरिंग। इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इरोजन। डिपोजिशन, डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स एट वन प्लेस इज कॉल्ड डिपोजिशन। कितना सिंपल हो गया, ये हमें समझ में आ गया। ओके, अब आज का हम टॉपिक देख लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक यही है, इरोजनल एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। ओके, अब लैंडफॉर्म तो आपको पता ही है, लैंडफॉर्म, माउंटेन को आप लैंडफॉर्म बोल सकते हो। धरती के सरफेस के ऊपर, धरती के टेरेन के ऊपर जो भी चीजें आप देखते हो उन्हें हम जनरली लैंडफॉर्म बोल देते हैं। ठीक है, ये पार्सल ऑफ चीजें होती है, इनको आप क्या बोल देते हो, लैंडफॉर्म बोल देते हो। अब लैंडफॉर्म भी दो टाइप के होते हैं, एक मेजर लैंडफॉर्म होते हैं, एक माइनर लैंडफॉर्म होते हैं। अब जैसे मैं बोलूं वाटरफॉल, वाटरफॉल पूरी अर्थ का कितना परसेंट होगा, 0.001% भी नहीं होगा, तो आप उसे कहां डाल दो, माइनर में डाल दो। अगर आपको मेजर लैंडफॉर्म की बात करनी है तो आप किसको पकड़ लो, माउंटेन को पकड़ लो, प्लेन को पकड़ लो, प्लेटो को पकड़ लो। तो जो बड़ी बड़ी चीजें हैं वो मेजर लैंडफॉर्म होते हैं, और जो छोटी छोटी चीजें होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, माइनर लैंडफॉर्म होते हैं, जैसे कि वाटरफॉल, कैनियंस, वैलीज एक्सेट्रा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है मेजर लैंडफॉर्म, हमने क्लास में डिस्कस किया था। हम कहां पे डिस्कस करने वाले हैं, आज हम माइनर लैंडफॉर्म डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, माइनर लैंडफॉर्म डिस्कस करेंगे, मेजर नहीं करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चला हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इरोजनल लैंडफॉर्म एंड द डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। अब इरोजनल लैंडफॉर्म क्या होते हैं, एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं कहता हूं जैसे कि यहां पर ये कोई लैंडफॉर्म है, यहां पर ये कोई लैंडफॉर्म है। ओके, मैं कहता हूं ये लैंडफॉर्म है, कोई माउंटेन है। ठीक है, अब माउंटेन क्या होगा, धीरे धीरे यहां पे वेदरिंग होगी, वेदरिंग होगी तो माउंटेन थोड़ा टूटेगा। ओके, और उससे सेडिमेंट्स बाहर आएंगे, ये सेडिमेंट्स बाहर आ गए। अब ऑब्वियसली जब सेडिमेंट्स बाहर आएंगे तो माउंटेन ऐसा तो नहीं बचेगा। मैं कहता हूं कि माउंटेन कैसा हो गया, माउंटेन थोड़ा सा छोटा हो गया, ऐसा हो गया, क्योंकि सेडिमेंट्स बाहर जा रहे हैं। और जहां पे सेडिमेंट जा रहे हैं वहां पे जाके कहीं और जाके इकट्ठा हो जाएगा, तो यहां पे जाके इकट्ठा हो गया, तो जो ये माउंटेन बचा इसको बोलेंगे इरोजनल लैंडफॉर्म, और जहां पे जाके डिपॉजिट हुआ है उसको क्या बोलेंगे, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। कितना सिंपल है, जब कोई लैंडफॉर्म टूटता है और वो जो बचा कुचा लैंडफॉर्म बचता है उसको हम इरोजनल लैंडफॉर्म बोलते हैं। जैसे कि आप अरावली की बात कर लेते हैं, अरावली में से धीरे धीरे सेडिमेंट्स बाहर जा रहे हैं, तो अभी अरावली जो है वो इरोजनल लैंडफॉर्म है, और उसके सेडिमेंट जाके जहां पर डिपॉजिट हो रहे हैं और वहां पे जाके अगर कोई और लैंडफॉर्म बन रहा है तो उसको आप डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बोलेंगे। जैसे कि मैं गंगा की बात करता हूं, मैं हिमालय की बात करता हूं, हिमालय में से सेडिमेंट्स बाहर जा रहे हैं, धीरे धीरे हिमालय में से सेडिमेंट्स बाहर जा रहे हैं, तो बचा कुचा हिमालय इरोजनल लैंडफॉर्म। और जहां पर जैसे कि आपने देखा होगा यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये क्या बने हैं, ये डिपोजिशन से बने हैं, तो वो वाला क्या हो गया, वो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। कितना सिंपल हुआ, इरोजनल लैंडफॉर्म एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। तो जो बचा कुचा बचेगा उसको इरोजनल, और जो जाके नया बनेगा उसको क्या बोलेंगे, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बोलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ देखते हैं। क्या नेक्स्ट स्लाइड, तो वही जो मैंने बताया, लैंडफॉर्म्स क्रिएटेड बिकॉज ऑफ इरोजन आर इरोजनल लैंडफॉर्म, लैंडफॉर्म्स क्रिएटेड बिकॉज ऑफ डिपोजिशन आर डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। जो इरोजन की वजह से बने वो इरोजनल लैंडफॉर्म, और जो डिपोजिशन की वजह से बने वो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। ये हमारा सिंपल सा हो गया। ओके, अब हम देखते हैं एजेंट्स ऑफ एजेंट्स। आज हम एजेंट्स देखते हैं। अब आ गया हम काम की बातों पे। अभी तक मैंने ये आपको एक प्लेटफॉर्म सेट कर दिया है, अब हम पढ़ते हैं एजेंट्स को। तो आपको पता ही है, क्लास में भी हमने डिस्कस किया था, जो एजेंट्स होते हैं, एजेंट्स ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन, जो एजेंट्स होते हैं वो जनरली 5 कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हो। एक होता है रनिंग वाटर, दूसरा होता है ग्राउंड वाटर, तीसरा होता है ग्लेशियर, चौथा होता है सी वेव्स एंड करंट्स, और पांचवा होता है विंड्स। ये 5 एजेंट्स होते हैं जिनकी वजह से या तो इरोजन होता है या डिपोजिशन होता है। ठीक है, जैसे मैं बात करता हूं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया भी था हिमालय का। अब हिमालय से सेडिमेंट्स, हिमालय से जो सेडिमेंट्स है, हिमालय से जो सेडिमेंट्स है वो
मूव कर रहे हैं, वो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। अब हिमालय सेडिमेंट दो वजह से ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, या तो वो कर रहे होंगे बिकॉज ऑफ रनिंग वाटर, या वो कर रहे होंगे बिकॉज ऑफ ग्लेशियर। भाई ग्लेशियर क्या होता है? आइस मूविंग अंडर इट्स वेट, उसको हम ग्लेशियर बोलते हैं, ठीक है। और पानी तो नीचे की तरफ को मूव करता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, सबको पता है। अब हिमालय में ना तो ये ग्राउंड वाटर चल रहा, ना ये सी वेव करंट चल रहा, और विंड्स भी थोड़ा बहुत इरोजन कर सकती है। तो जनरली जो हम पढ़ रहे हैं ये हैं 5 एजेंट्स, और ये जो 5 एजेंट्स हैं या तो ये इरोजनल लैंडफॉर्म बनाते हैं, ये क्या बनाते हैं? डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बनाते हैं। अब आपको क्या करना है? आपको रनिंग वाटर का इरोजनल लैंडफॉर्म और रनिंग वाटर का डिपोजिशनल लैंडफॉर्म आपको क्या करना है? उसको लिख के रखना है। एग्जाम में पूछेगा बताओ क्या ये रनिंग वाटर का इरोजनल लैंडफॉर्म है या नहीं, आप बता देना, मैं पढ़ा रहा हूं और मैं गारंटी लेता हूं कि आप बिल्कुल ये पक्का बता के आएंगे उसको, ठीक है। तो ये हमारे 5 एजेंट्स हो गए जो इरोजनल और डिपोजिशन कराते हैं, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो अब शुरू करते हैं लैंडफॉर्म्स ऑफ रनिंग वाटर, लैंडफॉर्म्स ऑफ रनिंग वाटर। तो अभी जो हमने जियोमॉर्फिक एजेंट लिया है उसका नाम है रनिंग वाटर, ओके। चलो इससे शुरू करते हैं, लैंडफॉर्म ऑफ रनिंग वाटर। अब आपको पता ही है रनिंग वाटर में जनरली रिवर आता है, ओके। अगर मैं रिवर को 3 स्टेजेस में डिफाइन करूं तो एक तो ये हो गया अपर स्टेज, एक ये हो गया मिडिल स्टेज, और एक ये हो गया लोअर स्टेज। अपर स्टेज में आप देखो रिवर बहुत ऊंचाई से आ रही है। जब रिवर बहुत ऊंचाई से आती है दैट इज फुल ऑफ एनर्जी, और जब वो फुल ऑफ एनर्जी होती है तो वो ज्यादा से ज्यादा इरोड करेगी क्योंकि उसके अंदर एनर्जी है। भाई इरोड कौन कर सकता है? जिसके अंदर एनर्जी होगी। और अपर स्टेज में इरोड कर पाएगी क्योंकि अपर स्टेज में स्लाइड ज्यादा है, स्लोप ज्यादा है। जब स्लोप ज्यादा है तो जो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है पानी के अंदर वो भी ज्यादा है, और वो ज्यादा इरोजन करेगी। तो जो ये वाली स्टेज होती है यहां पर आपको देखने को मिलता है बहुत ज्यादा इरोजन। अब आप देखो ये लास्ट वाली जो स्टेज है, आपने देखा होगा यहां पर पानी की स्पीड बहुत स्लो हो जाएगी। जब पानी की स्पीड अगर स्लो हो गई तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि एरोजन तो नहीं कर पाएगा, वहां पर मैटर करेगा, वहां पर स्ट्रेंथनिंग होगा डिपोजिशन का, क्योंकि पानी की स्पीड इतनी स्लो है कि वो इरोजन नहीं कर पाएगा। अब ऊपर के जो सेडिमेंट्स हैं वो लोअर स्टेज में आके क्या हो जाएंगे? डिपॉजिट हो जाएंगे। तो फर्स्ट स्टेज में, अपर स्टेज में यहां पर इरोजन मैटर करता है, और सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज में यहां पर डिपोजिशन मैटर करता है। अब आप पूछोगे सर मिडिल स्टेज में क्या होता है? मिडिल स्टेज में जनरली ट्रांसपोर्टेशन होता है मटेरियल का, ठीक है। अपर से लोअर जाने में ट्रांसपोर्टेशन कहां होता है? मिडिल स्टेजेस में होता है। अब मैं कॉमन सेल्स की बात करूं, अगर मेरे को इरोजनल लैंडफॉर्म चाहिए तो वो जनरली कहां मिलेंगे? अपर स्टेज में मिलेंगे। और अगर मेरे को डिपोजिशनल लैंडफॉर्म चाहिए तो या तो वो मिडिल स्टेज में होंगे या कहां होंगे? लोअर स्टेज में होंगे। जैसे कि आपको दिखाता हूं, देखो ये रिवर है, यहां से यहां जा रही थी और देखो यहां पे जाके मिएंडर करने लगी। अब आप बोलोगे सर मिएंडर क्या होता है? स्नेक लाइक फ्लो ऑफ द रिवर, इसको क्या बोलते हैं? मिएंडर बोलते हैं। अब मिएंडर या तो आपको मिडिल मिलेगा या लोअर मिलेगा। इस इमेज में कहां मिल रहा है? लोअर मिल रहा है। वैसे आपको वो कहां मिल सकता है? मिडिल में भी मिल सकता है। अब देखो यहां पर ये क्या फॉर्मेशन हो रहा है? डेल्टा फॉर्मेशन हो रहा है। तो अगर आपको डेल्टा चाहिए जो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है तो वो आपको जाना पड़ेगा लोअर स्टेज में। और अगर आपको वाटरफॉल चाहिए, रैपिड चाहिए, इनसाइज मेंडर चाहिए, इनसाइज मेंडर अलग टाइप का मेंडर होता है, गॉर्जेस चाहिए, कैनियन चाहिए, वैलीज चाहिए, तो आपको कहां जाना पड़ेगा? अपर स्टेज में जाना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारे स्टेजेस हो गए, ओके। अब जो मैंने वहां पे समझाया है वो यहां पर लिखा हुआ है कि रिवर की 3 स्टेजेस होती हैं, रिवर की 3 स्टेजेस होती हैं। तो ये रिवर नीचे आ रही है तो ये रिवर की अपर स्टेज, ये मिडिल स्टेज, और ये क्या हो गया? लोअर स्टेज। अपर स्टेज को यूथ स्टेज भी आप बोल सकते हैं। देखो जैसे एक इंसान होता है ना, एक इंसान का पहले चाइल्डहुड आता है, फिर उसका मैच्योरिटी ऑफ यूथ फेज आता है, और फिर उसका ओल्ड एज आता है। उसी तरीके से एक लैंडफॉर्म के साथ भी ऐसे ही होता है, ठीक है। लैंडफॉर्म का भी पहले एक यूथ एज आएगा, एक मैच्योर एज आएगा, और एक क्या आएगा? ओल्ड एज आएगा। तो जैसे इंसान के साथ होता है ऐसे ही आप अपर कोर्स को यूथ स्टेज भी बोल सकते हो। और आपने देखा होगा यूथ स्टेज में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। तो जब यूथ स्टेज में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है तो सबसे ज्यादा इरोजन भी कहां करेगा? यूथ। तो यहां पर क्या डोमिनेट करेगा? यहां पर इरोजन डोमिनेट करेगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर है स्टीप स्लोप। रिवर के अंदर वेलोसिटी बहुत तेज है, तो जब रिवर के अंदर वेलोसिटी तेज होगी तो मैक्सिमम इरोडिंग पावर होगी उसके अंदर, चाहे, ठीक है। आप देख भी लेना, आपने नोटिस भी किया होगा, अगर कोई चीज बहुत ऊपर से नीचे आ रही है तो उसके अंदर वैसे ही बहुत सारी एनर्जी होती है, और अब वो क्या करेगा? इरोड करेगा। यूथ स्टेज में आपको लैंडफॉर्म जो देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे वी शेप वैली। वी शेप वैली कैसे बनती है डिस्कस कर लेंगे। आपको वाटरफॉल्स देखने को मिलेंगे, रैपिड्स देखने को मिलेंगे, गॉर्जेस देखने को मिलेंगे, कैनियंस, इनसाइज मेंडर, ये सब आपको देखने को मिलेगा यूथ स्टेज में। और सबको पता है ये जितने भी यहाँ लैंडफॉर्म लिखे हैं ये सब इरोजनल लैंडफॉर्म है, ओके।
अब आता है मिडिल कोर्स में, इसे स्टेज ऑफ मैच्योरिटी भी बोलते हैं। यहां पर ट्रांसपोर्टेशन डोमिनेट करता है। अब जो रिवर है वो वर्टिकल इरोजन छोड़ के, देखो जब रिवर के अंदर फुल ऑफ एनर्जी होती है वो तो नीचे की तरफ को काटती है, वर्टिकल इरोड करती है। बट जब रिवर के अंदर एनर्जी कम हो जाती है तो लेटरल इरोजन करती है, साइड से काटती है। जैसे कि हमने देखा होगा गंगा इन हरिद्वार, गंगा इन वाराणसी, गंगा इन इलाहाबाद। तो गंगा इन इलाहाबाद, गंगा इन प्रयागराज, वो बच्चों वी शेप वैली नहीं बनाती, वो कैसी बनाती है? यू शेप वैली बनाती है। बट अगर यही गंगा को मैं देव प्रयाग में देखूंगा या उससे ऊपर देखूंगा तो वहां पर वो कैसी वैली बनाती है? वी शेप वैली बनाती है, क्योंकि वी शेप वैली बनाने के लिए फुल ऑफ एनर्जी चाहिए जो वर्टिकल इरोडिंग करेगी। ठीक है, तो यहां पर ये जितने भी लैंडफॉर्म है, यहाँ इरोजनल लैंडफॉर्म है, यहां पर ये आपको दिख रहा है, ये है डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म यहाँ तो आपको मिडिल कोर्स में मिलेंगे या कहां मिलेंगे? लोअर कोर्सेज में मिलेंगे। एलुवियल फैन, पिडमोंट, एलुवियल प्लेन्स एंड मियांडर, बेरेटेड चैनल, फ्लड प्लेन्स, लेवीज, मियांडर, ऑक्सबो लेक, डेल्टा, ये आपको यहां पर मिल सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें समझ में आ गया ये इरोजनल लैंडफॉर्म है या डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है। फिर भी मैं आपके लिए एक लिस्ट बना के लाया हूं, ये लिस्ट याद कर लेना। अगर ये लिस्ट याद कर ली तो आधा काम वैसे ही खत्म हो गया, ये लिस्ट। ओके, तो देखो यहां पर ये ऊंचाई से आ रही है तो ये यूथ स्टेज है। यहां पर देखो नीचे आके रिवर शांत हो जाती है क्योंकि रिवर के अंदर एनर्जी नहीं है। अब ये वर्टिकल इरोड नहीं करेगी, अब ये कैसा लेटरल इरोड करेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब ये लिस्ट है। देखो कुछ बच्चों को ऐसे होते हैं, कुछ बच्चों को कुछ समझ नहीं आता, वो कहते हैं सर हमें समझ में नहीं आ रहा। तो जो बच्चे समझ में नहीं आता वो रट दो, ये तुम्हारे सामने लिस्ट है। इधर ये इरोजनल लैंडफॉर्म है रनिंग वाटर के, और ये इधर है डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है रनिंग वाटर के। जिसको कुछ समझ में नहीं आता वो रट देता है, उसके लिए ये है, ये वाला चार्ट है। ओके, और ये रिवीजन के लिए भी बेस्ट है। अब हम क्या करते हैं, हम पहले रनिंग वाटर के इरोजनल लैंडफॉर्म पढ़ेंगे 1 by 1, फिर हम डिपोजिशनल लैंडफॉर्म पढ़ेंगे 1 by 1, और जब हम दोनों पढ़ लेंगे तो रनिंग वाटर के जितने भी लैंडफॉर्म्स हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? वो पूरे हो जाएंगे। ओके, चलो इरोजनल लैंडफॉर्म में हम पहले देखते हैं वैली, गॉर्जेस, कैनियंस, पोर्ट होल्स, प्लंज पूल्स, इंसाइज मेंडर और रिवर टेरेसेस। ये सारे चीजें हमें पढ़नी है, एक एक करके मैं इमेजेस दिखाऊंगा। और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में एलुवियल फैन, डेल्टा, फ्लड प्लेन, नेचुरल लेवी, मियांडर, ऑक्सबो लेक एंड ब्रेडेड चैनल। अब क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में वो डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? अब यहां से 3 चीजें देगा, वैली, पोर्ट होल्स, रिवर टेरेसेस, एंड यहां से एक चीज उठा लेगा एलुवियल फैंस। अब आपसे पूछेगा चूज द ओड वन, तो आप किसे चूज करोगे? आप एलुवियल फैन को चूज करोगे, क्योंकि ये तीनों इरोजनल लैंडफॉर्म है, बट वो क्या है? वो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है। ओके, चलो एक एक करके अभी हम रनिंग वाटर के इरोजनल लैंडफॉर्म देखते हैं। इरोजनल लैंडफॉर्म ऑफ व्हाट? इरोजनल लैंडफॉर्म ऑफ रनिंग वाटर। ओके, तो ओके, अब हम देखते हैं कि जो वैली होती है, जिसे आप वैली बोलते हो, घाटी बोलते हो, वो बनती कैसे है। देखो यहां पर ये आपने देखा होगा, कभी बारिश, कभी अगर क्रिकेट खेलने जाते होंगे तो बारिश के बाद आपने देखा होगा ऐसे ना रिल्स बन जाते हैं ग्राउंड पे। ठीक है, तो आपने देखा होगा जब मैं बोलता हूं कि हिमालय बना, कि 2 प्लेट्स आपस में नजदीक आई, 2 प्लेट्स आपस में नजदीक आई, ये 2 प्लेट्स है, ये आपस में नजदीक आई। ठीक है, नजदीक आई, इनको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग प्लेट्स। तो जब कन्वर्जिंग प्लेट्स आपस में नजदीक आई तो फिर हम कहते हैं कि फिर क्या बन गया? हिमालय का फॉर्मेशन हो गया। बताओ इतना शार्प हिमालय कैसे बन सकता है? क्या नेचर का बनाया हुआ हिमालय इतना शार्प हो सकता है कि जब 2 प्लेट नजदीक आई तो हिमालय ऐसे उठ गया? नहीं, जब 2 प्लेट नजदीक आई तो कुछ इस तरह हीप की तरह ऊपर उठा होगा। बाकी जो आप देखते हो बहुत ही शार्प हिमालय, वो किसका काम है? वो इरोजन का काम है। तो पहले ऐसे किसी हीप पर ऐसे पानी की बूंद पड़ी होगी तो उस पर रिल बना होगा, रिल, इसे बोलते हैं रिल। अब जब ये रिल बड़ी हो जाती हैं तो इनको हम बोलते हैं गलीज, और जब गली और बड़ी हो गई तो उससे बन गई वैली। तो देहरादून वैली जहां पर आप बैठे हो वो कुछ इस तरीके से शुरू हुई थी। पहले वो रिल बनी थी, फिर वो गली बनी थी, और फिर वो क्या बन गई? वैली बन गई। अब यहां पर आप देखो, यहां पर जो भी था माउंटेन था, ठीक है, और यहां से सेडिमेंट्स गायब हो गए। तो जो ये बची हुई चीज है, जो ये बचा हुआ लैंडफॉर्म है, इसको इरोजनल लैंडफॉर्म, और यहां से सेडिमेंट जो गायब हुआ कहीं और चला गया और कहीं और जाके डिपॉजिट हो गया, उसको हम क्या बोलेंगे? डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। तो यूपी में जो प्लेन बने दैट इज डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, और यहां पर माउंटेन को काट के जो चीज बची उसको हमने क्या नाम दे दिया? उसको नाम हमने दे दिया वैली। तो रनिंग वाटर का सबसे पहला लैंडफॉर्म पढ़ लेते हैं, वैली होता है। और जनरली रनिंग वाटर यूथ स्टेज में वी शेप वैली और नीचे वाली स्टेजेस में यू शेप वैली बनाती है। ठीक है,
एक बारी और अच्छे से इमेज के थ्रू देख लेते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पर पहले ये एक हल्का सा कट आया, फिर ये जो कट है ये थोड़ा और बड़ा हुआ और एक दिन फुल फ्लैज वैली बन गई। ओके, तो ये बनती है रनिंग वाटर से, इसे कहते हैं वैली। वैली स्टार्ट एज अ स्मॉल एंड नैरो रिल एंड रिल विल ग्रेजुअली डेवलप इनटू लॉन्ग एंड वाइड गलीज एंड गलीज फर्दर डीपन इनटू द वैलीज। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो रनिंग वाटर का जो पहला लैंडफॉर्म है उसको आप क्या बोलेंगे, उसको आप बोलेंगे वैली। ठीक है, अब अगला लैंडफॉर्म देखते हैं रनिंग वाटर का। ओके, अगला लैंडफॉर्म है रनिंग वाटर का कैनियन एंड गॉर्जेस। क्या है अगला लैंडफॉर्म? कैनियन एंड गॉर्जेस। अब कैनियन एंड गॉर्जेस ये भी एक तरह की वैलीज ही होती है। अब आप पूछोगे सर जब एक ही तरह की वैली होती है तो फिर डिफरेंस क्या होता है? और जो कैनियन एंड गॉर्जेस है ये भी कुछ सिमिलर ही होते हैं। तो वैली हो चाहे कैनियन हो चाहे गॉर्जेस हो, ये सारी की सारी चीजें सेम होती है और आप कैनियन एंड गॉर्जेस को टाइप ऑफ वैली बोल सकते हो। अब आप पूछोगे सर चलो ये तो दोनों टाइप ऑफ वैली है, तो फिर कैनियन एंड गॉर्जेस में क्या डिफरेंस है? तो कैनियन एंड गॉर्जेस में क्या डिफरेंस है वो हम देख लेते हैं। कैनियन एंड गॉर्जेस में क्या डिफरेंस है? ओके, अब आप इस इमेज को नोटिस करते हैं, इस इमेज को नोटिस करते हैं। अब आप यहां पे देख पा रहे हो, मैं आपको कुछ पॉइंट्स दिखा रहा हूं यहां पर ना, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी। और एक यहां पर पॉइंट नोटिस करेंगे, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी। ओके, तो यहां पर ए बी सी डी नोटिस करेंगे अगर ऊपर वाली इमेज में, तो आप पा रहे हैं जो गॉर्जेस होती है उसकी जो साइड वॉल होती है वो बड़ी ही स्ट्रेट होती है। ओके, वो स्टेप टाइप नहीं होती। बट अगर आप कैनियन को देखेंगे तो आप कैनियन को पाएंगे वो बेस से तो नैरो है और हेड से वो ब्रॉड है। देखो यहां पे इतना और बेस से इतना, और इसका क्या है, ये ऊपर से और नीचे से दोनों जगह से लगभग बराबर ही है। तो गॉर्जेस और कैनियन दोनों एक ही तरह की वैली होती हैं, बट दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जो गॉर्जेस की वॉल होती है वो बहुत ही स्ट्रेट होती हैं। जब हम बात करें कैनियन की, तो कैनियन की जो वॉल होती हैं वो स्टेप टाइप वॉल्स होती हैं। ओके, आप देख पा रहे हो, आप एक बार को आप कैनियन में ऊपर चढ़ सकते हो, बट अगर आप यहां पर होंगे, यहां पर ऊपर चढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इसकी वॉल जो होती है वो बहुत ही स्टीप होती हैं। आप इमेज में क्लियरली देख पा रहे हो। मैं आपके लिए डेफिनेशन छोड़ के जा रहा हूं, बट जो मैंने समझाया है वो ही यहां लिखा हुआ है। ये कह रहा है अ गॉर्ज इज अ डीप वैली विद वेरी स्टीप टू स्ट्रेट साइड। यही मैंने बताया था। अ गॉर्ज इज ऑलमोस्ट इक्वल इन विड्थ एट इट्स टॉप एज वेल एज इट्स बॉटम। गॉर्जेस फॉर्म इन हार्ड रॉक्स। अब कैनियन में भी यही कह रहा है। ये कैनियन क्या है? ये भी कह रहा है ये एक तरह का गॉर्ज ही है। ठीक है, बस कैनियन में डिफरेंस क्या होता है, ये स्टेप टाइप होता है, जबकि गॉर्ज जो होता है वो क्या होता है, वो स्ट्रेट होता है। ओके, चलो ये हमारा वैली हो गया, गॉर्ज हो गया, कैनियन हो गया। अब हम अगला देखते हैं। ओके, अब ये देखो आप, ये है इंसाइज्ड मिएंडर। मिएंडर का मतलब हमेशा वही होगा, स्नेक लाइक मूवमेंट ऑफ द रिवर, उसे हम क्या बोलते हैं? मिएंडर बोलते हैं। अब एक मिएंडर जो होता है वो मैच्योर स्टेज में या लोअर स्टेज में होता है, वो अलग मिएंडर होता है। ये जो मिएंडर है ये क्या है? ये है इंसाइज मिएंडर, या इसको एंट्रेंच मिएंडर भी बोलते हैं। इंसाइज्ड या एंट्रेंच मिएंडर इसे बोलते हैं। अब आप पूछोगे सर इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है? देखो वो नीचे जो हो रहा है वो बन रहा है इरोजन एंड डिपोजिशन से, बट ये जो बन रहा है ये इरोजन से बन रहा है। अब आप देख पा रहे हो ये ना हार्ड रॉक्स है, हार्ड रॉक्स है। रिवर ऐसे आई, रिवर ऐसे आई, ऐसे आई, ऐसे आई, और यहां से मिएंडर करते हुए इधर से जाके इधर से जाके इधर से ऐसे जा रही है रिवर ना। तो रिवर जो ये मिएंडर कर रही है किस रॉक को काट के कर रही है? हार्ड रॉक्स को काट के कर रही है। मतलब कि यहां पर जो रिवर काट रही है वो नीचे की तरफ को काट रही है, साइड में काट नहीं पा रही है, क्योंकि साइड में बहुत ही हार्ड रॉक्स हैं। है तो हार्ड रॉक्स यहीं पे ही है। तो इंसाइज मिएंडर जो आपको मिलेगा, जो दैट स्नेक लाइक फ्लो ऑफ द रिवर आपको मिलेगा, इंसाइज्ड या एंट्रेंच मिएंडर, ये आपको यूथ स्टेज में, या ये किसका नतीजा है? ये इरोजन का नतीजा है। जबकि वो वाला मिएंडर जो है वो जनरली डिपोजिशन का नतीजा है। बट ये वाला जो स्पेशल वाला एंट्रेंच मिएंडर है, आप देख पा रहे हो कैसे रिवर ने हार्ड रॉक्स को इरोड करके अपना रास्ता बनाया हुआ है। इसको आप बोलते हैं एंट्रेंच मिएंडर। ओके, एंट्रेंच या इंसाइज मिएंडर भी आपसे बोल सकते हो। जो बताया वो यहां पे लिखा हुआ है, इंसाइज एंड एंट्रेंच मिएंडर आर वेरी डीप एंड वाइड मिएंडर दैट कैन बी फाउंड कट इन हार्ड रॉक्स. Entrench meander normally occurs when there is a rapid cutting of the river bed such that the river does not erode the lateral side.
तो रिवर क्या कर रही है, अपने बेड की तरफ को काट रही है, लेटरल साइड में रिवर नहीं काट पा रही है, इसलिए बनते हैं इंट्रेंच या इंसाइज मेंडर बनते हैं। ओके, अब अगला जो हमारा इरोजनल लैंडफॉर्म है उसे हम बोलते हैं रिवर टेरेसेस या स्ट्रीम टेरेसेस। क्या बोलते हैं, रिवर टेरेसेस या स्ट्रीम टेरेसेस। आप उसे देख पा रहे हो, ये देखो ये स्ट्रीम टेरेसेस है। अब आप ये यहाँ पर एक इमेज को नोटिस करते हैं, देखो ये रिवर है, ये बह रही है, ये रिवर है, ये बह रही है, और साइड में इसके फ्लड प्लेन है। जो फ्लड प्लेन होते हैं बच्चों वो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म होता है, वो इरोजनल लैंडफॉर्म नहीं होता। फ्लड प्लेन क्या होते हैं, आपने देखा होगा जब बारिश होती है तो रिवर अपना बैंक छोड़ के आगे निकल जाती है। तो बारिश होगी, बहुत तेज बारिश होगी तो रिवर अपना बैंक छोड़ के इधर उधर निकल जाएगी, और यहाँ पर ना सेडिमेंट्स जमा हो जाएंगे। तो जो ये बाकी बचे हुए सेडिमेंट्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम फ्लड प्लेन्स बोलते हैं। रिवर यहां फ्लो कर रही है, अब रिवर विद टाइम क्या करेगी, वर्टिकल इरोजन शुरू करेगी, वर्टिकल इरोजन। तो देख रहे हो आपने, रिवर विद टाइम ने वर्टिकल इरोजन शुरू कर दिया, और ऊपर जो ये फ्लड प्लेन्स बचे थे, अब इसको फ्लड प्लेन नहीं बोलना, अब इसको क्या बोलना है, टेरेसेस बोलना है। अब इसको क्या बोलना है, टेरेसेस बोलना है। और विद टाइम मल्टीपल फ्लड प्लेन्स आपको टेरेसेस देखने को मिल जाएंगे। देखो विद टाइम रिवर नीचे इरोड करती रहेगी और मल्टीपल आपको टेरेसेस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो जो ये फ्लड प्लेन है, जब ये रिवर नीचे चली जाएगी तो जो पुराना फ्लड प्लेन होगा अब उसको आप क्या बोलोगे, टेरेस बोलोगे। ठीक है, तो देखो ये रिवर नीचे वर्टिकली इरोड करके नीचे चली गई है, अब ये जो ऊपर बचा है अब ये फ्लड प्लेन नहीं है, अब इसका नाम क्या हो गया, अब इसका नाम हो गया स्ट्रीम टेरेसेस या रिवर टेरेसेस हो गया। ओके, तो रिवर टेरेसेस स्ट्रीम टेरेसेस भी हमने कर लिया। ओके, ये रिवर और स्ट्रीम टेरेसेस, अब देखो रिवर और स्ट्रीम टेरेसेस भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं पेयर टेरेसेस और एक होते हैं अनपेयर टेरेसेस। अगर आपको दोनों साइड बहुत ही सिमेट्रिक लग रहा है तो पेयर टेरेसेस, और अगर आपको सिमेट्रिक नहीं लग रहा है तो आप उसको क्या बोल सकते हो, अनपेयर टेरेसेस बोल सकते हो। जो मैंने पढ़ाया था वही यहां पर क्या है लिखा हुआ है, आप आराम से स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो। तो अभी तक हमने जो कवर कर लिया वो वी शेप वैली कर लिया, हमने कवर कर लिया। अभी तक क्या कवर किया, और हमने कवर किया कैनियन, गॉर्जेस, इंसाइज मिएंडर, और अभी हमने यहां पर क्या देख लिया, रिवर टेरेसेस या स्ट्रीम टेरेसेस हमने देख लिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी, क्वेश्चन बोल रहा हूं। अब ये जो वाला है ये है पोर्ट होल्स। अब आप बोलोगे सर पोर्ट होल्स तो रोड पे होते हैं, नहीं बेटा, पोर्ट होल्स तो रिवर के अंदर भी होते हैं। अभी अगर हम माल देवता जाएंगे, यहाँ पर देहरादून में एक जगह है माल देवता, वहां पर भी आपको ये पोर्ट होल्स देखने को मिल सकते हैं। पोर्ट होल्स क्या होते हैं दिखाता हूं, जैसे कि आपको यहाँ पे इस इमेज में देख पा रहे हो, ये देखो यहाँ पर ये गड्ढा जो बना हुआ है, इसको आप क्या बोल सकते हो, पोर्ट होल्स बोल सकते हो, जहां से रिवर फ्लो करती है। सूखी हुई रिवर में पोर्ट होल देखना आसान होता है। ठीक है, जो रिवर है गंगा है, गंगा में पोर्ट होल देखने के लिए गंगा को रोकना पड़ेगा, बट जो बहुत ही सीजनल टाइप ऑफ रिवर होती है उसमें आप पोर्ट होल्स देख सकते हो। अब आप पूछोगे सर पोर्ट होल बनते कैसे, देखो होता क्या है कि कहीं पर अगर कोई छोटा सा डिप्रेशन हो, कहीं छोटा सा डिप्रेशन मतलब छोटा सा गड्ढा हो, अब उसमें क्या होता है, सेडिमेंट्स फंस जाते हैं। सेडिमेंट फंस गए तो जब पानी उसके ऊपर से फ्लो करता है तो सेडिमेंट्स घूम घूम के उस पोर्ट होल को क्या करते रहते हैं, बड़ा करते रहते हैं। देखो ये बन गए पोर्ट होल्स। कैसे बने पोर्ट होल्स, कि पहले एक छोटा सा डिप्रेशन था, उसमें सेडिमेंट फंस गया, फिर पानी उसके ऊपर से चला और घूम घूम के वो क्या बन गया, वो पोर्ट होल्स बन गए। ओके, तो पोर्ट होल्स आपको समझ में आ गया, ये भी रनिंग वाटर का इरोजनल लैंडफॉर्म है। ओके, रनिंग वाटर का कौन सा लैंडफॉर्म है, इरोजनल लैंडफॉर्म है रनिंग वाटर का। ये कह रहा है पोर्ट होल्स आर मोर और लेस सर्कुलर डिप्रेशन फॉर्म बिकॉज ऑफ स्ट्रीम इरोजन एडेड बाय अब्रेशन ऑफ रॉक फ्रेगमेंट्स। रॉक फ्रेगमेंट जब आपस में वो जो साइड में टकराते हैं दैट इज अब्रेशन, अब्रेसिव होता है ना, अब्रेशन। Once a small and shallow depression form, pebbles and boulders get collected। जब एक छोटा सा डिप्रेशन बन जाता है तो उसमें पेबल एंड जो ग्रेवल है वो इकट्ठा हो जाते हैं, और जब ऊपर से पानी फ्लो करता है तो वो जो पेबल एंड ग्रेवल है वो राउंड मूवमेंट शुरू कर देते हैं, और उससे क्या बन जाता है, उससे बन जाता है पोर्ट होल्स। ऑलरेडी डिस्कस्ड। नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है प्लंज पूल। ठीक है, अब अगर वो ही पोर्ट होल थोड़ा बड़ा हो जाए, वाइड हो जाए या डीप हो जाए, तो उसको आप क्या बोल देंगे, प्लंज पूल बोल देंगे। प्लंज पूल्स आर लार्ज पोर्ट होल्स क्वाइट डीप एंड वाइड फॉर्म बिकॉज ऑफ द शेयर इंपैक्ट ऑफ वाटर एंड रोटेशन ऑफ द बाउल्डर। अब छोटे मोटे सेडिमेंट्स फंसे तो वो बनाएंगे क्या, वो बनाएंगे पोर्ट होल। और अगर कोई बड़ा सा बाउल्डर या बड़े बड़े पत्थर फंसे, वो ज्यादा एब्रेसिव एक्शन करेंगे और उससे क्या बन जाएंगे, प्लंज पूल। या प्लंज पूल आपको किसी ऐसे जहां से पानी नीचे की तरफ को गिर रहा हो, और देखो यहां पर जब गिरेगा तो यहां पर इरोजन होगा, और इरोजन ज्यादा होगा, क्योंकि देखो पानी चलते हुआ पानी और गिरता हुआ पानी दोनों में डिफरेंस है। जैसे सी वेव्स है, सी वेव्स ना टकराती हैं, जब सी वेव्स बार बार टकराती हैं तो उससे क्या होगा, सी वेव के टकराने से टूटेगा ज्यादा। अगर से पानी चल रहा है तो लेस इरोजन होगा, ये हमें सबको पता है। तो यहां पर पानी गिर रहा है, वो पानी जब गिरेगा
तो ऑब्वियसली वो ज्यादा इरोड करेगा एज कंपेयर्ड पानी चलेगा। तो प्लंज पूल आपको या तो बहुत बड़े वाले पोर्ट होल्स को आप प्लंज पूल बोल दो, या जहां पर पानी गिरता है उसके नीचे जो बनता है उसको आप क्या बोलते हो, प्लंज पूल बोलते हो। तो वाटरफॉल के पैर में जो वाटरफॉल का फुट होता है, अगर आप कभी यहाँ पर कैंपटी फॉल है मसूरी में अगर आप कभी गए होंगे, तो जहां पर कैंपटी फॉल का पानी नीचे गिरता है आप पाएंगे कि वहां पर एक डिप्रेशन है, तो उसको आप क्या बोल सकते हो, आप उसे प्लंज पूल भी बोल सकते हो। जबकि अगर उस जहां से पानी गिर रहा है उससे थोड़ा दूर जाएंगे तब आपको वो इतना डिप्रेशन फील नहीं होगा, डिप्रेशन मतलब गड्ढा फील नहीं होगा, बट अगर जहां पर जस्ट नीचे खड़े होंगे तो आप वहां पर एक गड्ढा फील कर पाएंगे, क्योंकि पानी ऊपर से गिर के उसे इरोड कर दे रहा है। ओके, नेक्स्ट, ठीक है। अब आता है रैपिड्स। रैपिड्स क्या होते हैं, इन्हें आप छोटे वाले वाटरफॉल भी बोल सकते हो। अगर आप ऋषिकेश गए होंगे तो आप ऋषिकेश में जब आप राफ्टिंग करते हो तो आप पाते हो कि आपकी जो राफ्ट है वो सीधी जा रही है और जाते जाते वो थोड़ा सा 2-4 फीट ना नीचे चली जाती है, ठीक है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा पा रहा हूँ। अब आप सोचो आप इस राफ्ट पे यहाँ से आ रहे हो, आप यहाँ से आ रहे हो, ठीक है, आप यहाँ से आ रहे हो और आपकी राफ्ट थोड़ा सा 2-4 फीट एकदम नीचे चले गई, उसको आप क्या बोलते हो, उसको आप रैपिड बोलते हो। और ये आप फील करते हो ऋषिकेश जब आप जाते हो, तो वो जो छोटे टाइप ऑफ वाटरफॉल होते हैं उसको आप क्या बोल सकते हो, रैपिड बोलते हो। एक बारी बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, रैपिड आर एरियाज ऑफ शैलो एंड फास्ट फ्लोइंग वाटर इन अ स्ट्रीम। ये ऐसे एरियाज होते हैं जहां शैलो मतलब ज्यादा गहरे नहीं होते और फास्ट फ्लोइंग स्ट्रीम वहां पर मिलती है। रैपिड टर्न्स tend to form in younger streams with water flow that is straighter and faster than in the older stream। ये कह रहा है कि ये आपको यंग स्ट्रीम में ज्यादा मिलेगा। यंग स्ट्रीम क्या होती है भाई, यूथ वाली, अपर कोर्स में ज्यादा मिलेगा, लोअर कोर्स में मिलेगा नहीं, क्योंकि इरोजनल लैंडफॉर्म है और इरोजनल लैंडफॉर्म सिर्फ कहां मिल सकता है, अपर कोर्स में मिल सकता है, लोअर कोर्स में आपको मिलेगा नहीं। Softer rocks in the stream bed erode and wear away faster than the harder rocks. This process is known as differential erosion। अब ये कह रहा है कि जब जैसे कि आप यहां पे देखते हैं, यहां पर देखते हैं, वापसी इमेज में जाते हैं, इमेज में ये कह रहा है कि ये जहां पर ये ऊपर है ये हार्ड रॉक हुआ और नीचे वाला क्या हुआ, सॉफ्ट रॉक हुआ। तो जब पानी मूव करता है, अगर ये जो सॉफ्ट वाला रॉक है ये जल्दी इरोड हो जाता है और हार्ड वाला जो रॉक है ये इरोड नहीं होता है, तो यहां पर आपको एक छोटा सा वाटरफॉल देखने को मिलेगा। इसको आप क्या बोलते हो, इसको आप बोलते हो रैपिड्स। क्या बोलते हो इसको आप रैपिड्स बोलते हो, कि यहां से पानी फ्लो कर रहा है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, जैसे ये पानी फ्लो कर रहा है, इसके ऊपर से पानी फ्लो कर रहा है। अब यहां पर जो है ये हार्ड रॉक है, यहां पर जो है ये सॉफ्ट रॉक है, तो पानी फ्लो करते करते इस वाले एरिया को ज्यादा इरोड करेगा एज कंपेयर टू दिस। अब अगर ये वाला एरिया इरोड हो गया और ये वाला बचा रहा, तो आपको नहीं लगता कुछ ऐसा बचेगा, और इसी को तो हम क्या बोलते हैं, इसी को तो हम रैपिड्स बोलते हैं। तो रैपिड भी क्या हो गया, इरोजनल लैंडफॉर्म हो गया रनिंग वाटर का। ओके, इरोजनल लैंडफॉर्म हो गया रनिंग वाटर का। ओके, अब अगला जो लैंडफॉर्म पढ़ते हैं वो है वाटरफॉल, और वाटरफॉल भी एक तरह का क्या है, इरोजनल लैंडफॉर्म ही है। एक बारी मैं दिखा देता हूं कैसे। देखो, जब पानी फ्लो कर रहा है तो देखो ये हार्ड रॉक है और मैं कहता हूं आगे आया सॉफ्ट रॉक, तो सॉफ्ट रॉक इरोड हो गया और पानी नीचे गिरने लगा। ठीक है, पानी नीचे गिरने लगा। ओके, पानी नीचे गिर रहा है, तो नीचे जो ये प्लंज पूल है ये धीरे धीरे वाइड होना शुरू होगा, धीरे धीरे वाइड होना शुरू होगा। अब आपको पता ही है ये जो ऊपर का सरफेस है ये बिना पिलर के टिक नहीं सकता। अगर इंसान होता तो उसके नीचे पिलर लगता, बट नेचर में ऐसा होता नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर से गिरने के चांसेस हैं। जैसे जैसे प्लंज पूल वाइड होता रहेगा तो एक दिन ये क्या होगा, एक दिन ये टूट के गिर जाएगा। नीचे प्लंज पूल बन रहा है और एक दिन क्या होगा, ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा, और जब ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा उसी को तो आप क्या बोलते हो, उसी को तो आप वाटरफॉल बोलते हो। तो यहां पर भी सेम केस है, जैसे कि रैपिड में आपने देखा कि एक हार्ड रॉक है एक सॉफ्ट रॉक है। कैसे हार्ड रॉक अपना इंटैक्ट रहता है और सॉफ्ट रॉक जो होता है वो क्या हो जाता है, वो इरोड हो जाता है। फिर परफेक्ट वाटरफॉल कैसे बनता है, ये परफेक्ट वाटरफॉल नहीं है, ऐसा वाटरफॉल नहीं होता, इसे तो आप क्लिफ बोल सकते हो। ये क्लिफ है एक तरह का ना, धीरे धीरे देखो ये प्रॉपर वाटरफॉल की तरह बन गया। आपको ध्यान रखना है कि जो वाटरफॉल होता है वो भी एक तरह का क्या होता है, इरोजनल लैंडफॉर्म होता है, और जो प्लंज पूल होता है वो भी एक तरह का क्या होता है, इरोजनल लैंडफॉर्म होता है। ओके, अब हमारे पास आया प्लंज पूल। मैं प्लंज पूल ऑलरेडी दिखा चुका हूं। पोर्ट होल या तो जो बहुत बड़े साइज के पोर्ट होल हो उन्हें आप प्लंज पूल बोल सकते हो, या वाटरफॉल के जस्ट नीचे जो जगह हो उसको आप क्या बोल सकते हो, प्लंज पूल बोल सकते हो। ये वी ऑलरेडी डिस्कस दिस। ओके, अगला देखते हैं। ओके, तो अभी हमने रनिंग वाटर के इरोजनल लैंडफॉर्म कर लिए। अब नंबर किसका है, अब है वाटर के डिपोजिशनल लैंडफॉर्म का। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अभी
एक देख लेते हैं। हमारा जो पहला लैंडफॉर्म है रनिंग वाटर का, देखते हैं वो कौन सा लैंडफॉर्म आएगा। वो आ गया रनिंग वाटर का डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। तो आप देख पा रहे हो जैसे ही रिवर पहाड़ों से नीचे आती है, अब पहाड़ों से नीचे सेडिमेंट्स को लाना आसान है क्योंकि वो स्टीप रास्ता है, स्लोप है वहां पर, तो पहाड़ों से सेडिमेंट नीचे आ जाएंगे। एक बार को बड़े बड़े बाउल्डर्स भी नीचे आ सकते हैं, बट जैसे ही पहाड़ खत्म होंगे तो सारा जो सेडिमेंट है वो पहाड़ों के फुट पे जमा हो जाएगा, फुट हिल्स पे जमा हो जाएगा और कुछ कुछ ऐसा शेप ले लेगा। जैसे यहां पर ये जो जितना भी यहां पर जमा है ये सारा सेडिमेंट्स है, ये सारा का सारा कोर्स सेडिमेंट है। कोर्स सेडिमेंट मतलब थोड़ा बड़े वाला सेडिमेंट है। आगे जो जाएगा, यहां से जो आगे जाएगा, तो जस्ट जहां पर पहाड़ खत्म होते हैं और उसके आगे जो जाके जो सेडिमेंट जहां पर इकट्ठा होते हैं उसे आप क्या बोलते हैं, उसे आप एलुवियल फैन बोलते हैं। अब आप पूछोगे सर एलुवियल फैन कैसे बोलते हैं? देखो ये वाला जो शेप है आपने देखा होगा अकबर को जो पंखा झुलाते थे उसका थोड़ा थोड़ा शेप आ रहा है, इसको असली आपने सेडिमेंट्स कुछ अगर इस तरीके से डिपॉजिट हो गए तो उसको आपने क्या बोल दिया, उसको आपने बोल दिया एलुवियल फैन बोल दिया। तो ये देखो ये डायग्राम है और ये रियल इमेज है कि जैसे ये पहाड़ों से नीचे आ रही है रिवर, तो जो कोर्स सेडिमेंट लाई है वो यहां पर डिपॉजिट, और अगर वो थोड़ा सा ऐसा शेप ले लेता है तो उसको वो क्या बोल दे रहे हैं, एलुवियल फैन। तो बताओ ये इरोजनल डिपोजिशनल, ये है रनिंग वाटर का डिपोजिशनल लैंडफॉर्म एलुवियल फैन। ठीक है, अगला तो ये एलुवियल फैन है। एलुवियल फैन आर फॉर्म्ड व्हेन स्ट्रीम्स फ्लोइंग, alluvial fans are formed when streams flowing from higher level break into the foot slope plane of the low gradient। जो ऊपर से स्ट्रीम आ रही है फ्रॉम अ स्टीप ग्रेडियंट, वो कहां जाके टकराती है, प्लेन एरिया पे, तो उसको आप क्या बोलते हैं, एलुवियल फैन बोलते हो। जनरली एलुवियल फैन में आपको क्या मिलता है, कोर्स लोड। कोर्स लोड एक होता है फाइन लोड, फाइन का मतलब बहुत ही फाइन सेडिमेंट, और अगर वो फाइन ना हो, कंकड़ पत्थर हो, तो उसको आप क्या बोलते हो, कोर्स बोलते हो। दिस लोड बिकम्स टू हैवी फॉर द स्ट्रीम टू कैरिड अवे। अब ये क्योंकि स्लोप खत्म हो गया, जेंटल स्लोप आ गया, अब ये स्ट्रीम जो रिवर है उसके बस का नहीं है उसे आगे लेके जाना, तो ये जनरली कहां इकट्ठा हो जाता है, फुटहिल्स ऑफ माउंटेन में इकट्ठा हो जाता है। ओके, तो इन्हें बोलते हैं एलुवियल फैन बोलते हैं। अगला स्टेटमेंट देखते हैं, अगला कह रहा है डेल्टा। देखो रिवर फाइनली जाके कहां मिलती है, रिवर फाइनली जाके मिलती है ओशन में। अब रिवर फाइनली जाके ओशन में मिलती है, उसे एस्चुरी भी बोल सकते हैं और डेल्टा भी बोल सकते हैं। अब अगर रिवर बड़ी यंग हो, बहुत ही फुल ऑफ एनर्जी हो, और वो किसी जगह से निकल के सीधा ओशन में पहुंच जाए तो उसको बोलते हैं एस्चुरी। ओके, डायरेक्टली जाके ओशन मिल जाए तो उसे बोलते हैं एस्चुरी। बट अगर रिवर बूढ़ी हो चुकी है, मतलब उसके अंदर एनर्जी नहीं बची है, तो अब एनर्जी नहीं बचेगी तो क्या होगा, तो रिवर, जैसे कि मैं कहूं कि यहां पर एक एग्जांपल क्रिएट करके देखते हैं, तो ये रिवर है, ये यहां से निकली, इसका छोटा सा कोर्स है, यहां गई और सीधा ओशन में चली गई, इसको बोलते हैं ओके, इसको बोलते हैं एस्चुरी। यहां पे रिवर का कोर्स छोटा है, फुल ऑफ एनर्जी है, रिवर रुकेगी नहीं, डायरेक्टली गो टू द ओशन। अब दूसरा तरीका क्या है कि गंगा की बात करते हैं। अब 2500 किलोमीटर की लंबी रिवर है, क्या लगता है आपको, क्या है वो उत्तराखंड में और वेस्ट बंगाल में, क्या उसके अंदर सेम स्पीड हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो जैसे जैसे गंगा नीचे जाएगी उसके अंदर एनर्जी कम होती जाएगी। जब एनर्जी कम होगी तो क्या होगा तो मैं कहता हूं सामने इरोजन नहीं कर पा रही, सामने कोई बहुत बड़ा पत्थर आ गया, कुछ भी आ गया, उसको इरोड नहीं कर पा रही, तो गंगा ही अपना रास्ता चेंज कर लेगी। देखो ये गई, आ गया ऐसे, ऐसे गई, अब आगे जाके फिर कुछ और आ गया तो ऐसे गई, और फाइनली जाके फिर वो क्या मिल जाएगी, ओशन मिल जाएगी। तो एस्चुरी और डेल्टा में डिफरेंस क्या होता है, व्हेन रिवर इज फुल ऑफ एनर्जी, व्हेन इट इज हैविंग अ स्मॉल रूट, तो वो बनाती है एस्चुरी। और डेल्टा क्या होता है, व्हेन रिवर इज टू लार्ज, और उसकी जो बेसिन होती है वो बहुत बड़ी बेसिन होती है, इट हैज टू कवर अ ह्यूज एरिया, तो वो अपनी एनर्जी क्या कर देती है, लूज कर देती है, और जब वो अपनी एनर्जी लूज कर देगी तो वो जो उसका इरोडिंग पावर है वो कम हो जाएगी, फिर उसी को अपना रास्ता क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। इसको बनते हैं डेल्टा। जैसे कि आप ये रिवर देख पा रहे हो, ये रिवर ऊपर से आ रही है और फिर ये छोटी छोटी स्ट्रीम्स में डिवाइड होके फिर ओशन में जा रही है, आप यहां पर देख पा रहे हो। तो यहां पर ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या दिख रहा है, डेल्टा दिख रहा है। ठीक है, अब डेल्टा शेप के अकॉर्डिंग बहुत तरह के होते हैं, शेप के अकॉर्डिंग। तो एक होता है, आप यहां पर देख पा रहे हो, इस वाला डेल्टा, ये जो डेल्टा है यहां पर, ये डेल्टा की आप देख रहे हो कि कैसे रिवर जा रही है, कैसे रिवर जा रही है। ओके, आप देख पा रहे हो ये रिवर जा रही है, यहां पे ये रिवर
डेल्टा शेप के अकॉर्डिंग होते हैं। आप देखो ये पेन की निब टाइप ऑफ डेल्टा दिख रहा है, इसको आप बोलते हो कस्पेट डेल्टा। अब एक ये डेल्टा आपको दिख रहा है थोड़ा फैन टाइप, ये फैन टाइप डेल्टा है, इसको आप क्या बोलते हो, आर्क्वेट डेल्टा। ये आपको देखने में लग रहा होगा जैसे किसी पक्षी के पैर जैसा, तो इसलिए बोलते हैं बर्ड फुट डेल्टा। अब यहां पर ये दिख रहा है गंगा डेल्टा, गंगा डेल्टा दिख रहा है, और यहां पर 3 डेल्टा दिख रहे हैं। आपको लिए छोड़ता हूं, आप बताओ ये शेप कौन सा है, ये शेप कौन सा है? गंगा डेल्टा का शेप क्या आर्क्वेट है, क्या कस्पेट है, क्या बर्ड फुट डेल्टा है? आपके सामने ये इमेज है यहां पर, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूं, डेल्टा आपको समझ में आ गया। तो डेल्टा क्या होता है, जब रिवर ओशन तक पहुंचने वाली होती है, उसका एनर्जी कम हो चुकी है, उसके अंदर इरोडिंग पावर खत्म हो चुकी है, डिपोजिशन उसमें ज्यादा मैटर कर रहा है। जब डिपोजिशन ज्यादा होता है तो उसी के सेडिमेंट्स आगे अड़ जाते हैं, और उसके सेडिमेंट्स उस रिवर को आगे जाने नहीं देते, तो फिर रिवर क्या करेगी, अपना रास्ता इधर उधर को जाके खुद ही निकाल लेगी, ठीक है, सब पता है, ओके। तो डेल्टाज आर लाइक एलुवियल फैन, डेल्टाज भी एलुवियल फैन की तरह होते हैं। जैसे आपने देखा होगा जब माउंटेन से उतर रहे तो सेडिमेंट जमा हो गया तो एलुवियल फैन, बट जब ओशन से पहले सेडिमेंट जमा हो गया तो उसे एलुवियल फैन नहीं बोलते, उसे क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। द लोड कैरिड बाय द रिवर इज डंप एंड स्प्रेड इनटू द सी। जो ऊपर से सेडिमेंट आया है फाइनली ओशन में जाने से पहले जो सेडिमेंट वहां पे जमा हो गया है तो उसे बोलते हैं डेल्टा। अब होगा क्या कि रिवर के अंदर इतनी भी एनर्जी नहीं है कि अपने सेडिमेंट को धकेल दे, और इरोडिंग पावर उसके अंदर है ही नहीं क्योंकि उसके अंदर एनर्जी नहीं है, तो वो रिवर ही अपनी डायरेक्शन क्या कर लेगी, उसे चेंज कर लेगी, ठीक है। ये डेल्टा है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके और अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। अब ये जो डेल्टा है, ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ चुका है। ये जो डेल्टा है ये है मिसिसिपी रिवर का, और आपको देखने में लग रहा होगा ये कुछ बर्ड के फुट जैसा है। तो मिसिसिपी रिवर का डेल्टा कैसा है, बर्ड फुट डेल्टा है। अब मैंने आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा था कि गंगा का डेल्टा कैसा है, तो जो गंगा का डेल्टा है वो किस शेप का है, वो आर्क्वेट शेप का है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये आर्क्वेट शेप का डेल्टा है, ये बर्ड फुट डेल्टा या ये कस्पेट डेल्टा नहीं है, ओके। नेक्स्ट, अब यहां पर आपको देखने को मिल रहा है बहुत सारे लैंडफॉर्म देखने को मिल रहे हैं। पहले मैं जो आपको दिखाता हूं वो दिखाता हूं नेचुरल लेवी दिखाता हूं। तो नेचुरल लेवी क्या होता है, देखो बच्चों ये रिवर फ्लो कर रही है, अब रिवर के बराबर में ना एक एम्बार्कमेंट बन जाता है, एक बांध टाइप बन जाता है। आपने देखा होगा जो रिवर फ्लो करती है, जैसे कि ये रिवर फ्लो कर रही है, और रिवर के इस साइड भी ऊंचाई सा एम्बार्कमेंट बन गया, इस साइड भी ऊंचाई सा एम्बार्कमेंट बन गया। एम्बार्कमेंट मतलब क्या होता है, बाउंड्री बन गई। अब आपको पता ही है ये जो एम्बार्कमेंट है ये गंगा को उसके बैंक से बाहर जाने नहीं देगा, क्योंकि साइड में क्या बन गए हैं, एम्बार्कमेंट बन गए हैं, ठीक है। तो उसी को आप क्या बोलते हो, नेचुरल लेवी बोलते हो। इसकी एक अच्छी इमेज मेरे पास और भी होगी, नेचुरल लेवी ओके नहीं है। तो बच्चों नेचुरल लेवी क्या होता है, नेचुरल लेवी के अलग अलग नाम भी हो सकते हैं, अ लेवी, डाइक, एम्बार्कमेंट, फ्लड बैंक, स्टॉप बैंक, आप कुछ भी बोल सकते हो। जब एक रिवर फ्लो करती है तो आपने देखा होगा, अगर मैं इसे ऐसे ड्रॉ करूं कि रिवर ऐसे जा रही है, रिवर ऐसे जा रही है, तो आपने देखा होगा इधर भी एक एम्बार्कमेंट बन जाएगा, इधर भी एक एम्बार्कमेंट बन जाएगा, जो रिवर को बाहर निकलने नहीं देगा। एक तरह की बाउंड्री आप इसे बोल दो। तो अगर वो बाउंड्री है तो उसे आप क्या बोलते हो, नेचुरल लेवी बोलते हो। क्या बोलते हो, नेचुरल लेवी बोलते हो, ओके। तो नेचुरल लेवी हमारा हो गया, जहां जहां से रिवर जा रही है साइड में जो ये बाउंड्री बन रही है उसको आप क्या बोलते हो, नेचुरल लेवी बोलते हो, ओके। अब हम देखते हैं मियंडर। असल में मियंडर कोई लैंडफॉर्म ही नहीं है, मियंडर तो जस्ट फ्लोइंग पैटर्न ऑफ द रिवर है। मियंडर, ये देखो रिवर ऐसे जा रही है, ओके, रिवर ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। जब रिवर का ही सेडिमेंट आगे डिपॉजिट हो जा रहा है और वो रिवर को आगे जाने दे ही नहीं रहा है, तो रिवर जो थोड़ा लेस कॉम्प्लिकेटेड एरिया है वहां से फ्लो करना शुरू कर देगा। अब यहां से रिवर पे काटा नहीं गया, इसको इरोड नहीं किया गया, तो रिवर ने ही अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया। अब रिवर ऐसे जा रही है, ठीक है, चाहनी तो रिवर को सीधा जाना चाहिए था, बट रिवर के अंदर एनर्जी तो होनी चाहिए ना। रिवर के अंदर जब एनर्जी नहीं है तो रिवर क्या करेगी, अपना ही रास्ता चेंज कर देगी। अब यहां पर कोरियलिस इफेक्ट भी मैटर करता है, आपको पता है, जैसे ओशन में पानी के ऊपर कोरियलिस फोर्स लगता है वैसे ही रिवर के अंदर भी लगता है, ठीक है। जैसे रिवर जाना ऐसे चाह रही थी, बट बिकॉज ऑफ कोरियलिस फोर्स वो कुछ इस तरीके से मुड़ गई, ठीक है। तो जब यहां मुड़ेगी, अब रिवर सीधी जानी चाहिए, रिवर सीधी जानी चाहिए, बट सीधी कैसे जाए, उसके अंदर एनर्जी नहीं है। अब यही चीज अगर उसको कभी गलती से ऊपर मिल जाए यूथ स्टेज में, तो रिवर इसको चीर के आगे निकल जाएगी। बट अब रिवर के अंदर एनर्जी नहीं है, तो रिवर ही बेचारी अपनी डायरेक्शन को क्या करती हुई जाएगी, चेंज करती जाएगी। और जो ये स्नेक लाइक फ्लो है, इसको आप क्या बोलते हो, मेंडर बोलते हो। ये डिपोजिशनल लैंडफॉर्म से ज्यादा ये एक रिवर पैटर्न है, ओके।
अब आप एक चीज नोटिस करना, एक चीज नोटिस क्या करेंगे, जब ऐसे जा रही है रिवर ना, तो आप देख पाएंगे कि यहां पर ना सेडिमेंट्स डिपॉजिट होना लगेंगे। ठीक है, एक बार अच्छे से डायग्राम में देख लेते हैं। तो देखो ये रिवर जा रही है, ये रिवर जा रही है ऐसे ना, रिवर जा रही है ऐसे, ये रिवर जा रही है, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई। तो होगा क्या, विद टाइम जब रिवर यहां से फ्लो करेगी तो यहां पर सेडिमेंट्स डिपॉजिट होने शुरू हो जाएंगे। यहां पर ना क्यों सेडिमेंट्स डिपॉजिट होने क्यों शुरू हो जाएंगे, आपने देखा होगा जैसे पुराने पाइप चोक हो जाते हैं, पुराने पाइप में तो चोक होते हैं ना, हमने देखा है पुराने पाइप चोक हो जाते हैं। ओके, ओके, तो देखो ये रिवर जा रही है ऐसे। अब जब रिवर जा रही है तो यहां पर ना एक चोक क्रिएट हो जाएगा। चोक क्यों क्रिएट हो जाएगा, आपको तो पता ही है, आपके घर में भी आपने देखा होगा, अगर आपका घर पुराना हो चुका है तो आपके जो पाइप्स है, जो आपके पानी के पाइप्स है, वो धीरे धीरे चोक होने लगते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही ये रिवर जा रही है तो सेडिमेंट्स यहां पे डिपॉजिट होना शुरू होगा, और जब रिवर जा रही है तो धीरे धीरे ये वाला एरिया ना इरोड होना शुरू होगा, ये वाला इरोड होना शुरू होगा, ये वाला। अब दो चोकिंग पॉइंट मिलेंगे आपको, एक तो चोकिंग पॉइंट ये है और एक चोकिंग पॉइंट ये है, और जब रिवर बार बार टकराएगी तो यहां पे इरोजन होगा, तो एक दिन क्या होगा, रिवर सीधा निकल जाएगी और ये एरिया कट ऑफ हो जाएगा। जब ये एरिया कट ऑफ हो जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सबो लेक बोलते हैं। तो ये भी एक तरह का मिएंडर ही है, बस ये मिएंडर कट ऑफ हो गया। जैसे मैं इसमें करके दिखाता हूं, ये रिवर फ्लो कर रही है तो विद टाइम ये वाला यहां पर चौक हो जाएगा और ये चौक हो जाएगा। आपने पता ही होगा कि अगर आपकी छत से दो पाइप आ रहे हैं, आपकी छत से दो पाइप आ रहे हैं, एक पाइप सीधा आ रहा है, एक पाइप सीधा आ रहा है, ओके, एक पाइप सीधा आ रहा है, एक पाइप सीधा आ रहा है जो आपकी छत से पानी लेके आ रहा है, और एक पाइप ऐसे आ रहा है, बैंड हो गए, तो किसके चौक होने के चांसेस ज्यादा है, इसके चौक होने के चांसेस ज्यादा है। तो ऐसे जब रिवर फ्लो करती है तो इसके पास दो चोकिंग पॉइंट है, एक चोकिंग पॉइंट ये है, एक चोकिंग पॉइंट ये है। तो अब ये जो चोक हो जाएगा तो ये वाला एरिया अलग हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ऑक्सबो लेक, और ये रिवर निकल जाएगी सीधी, तो ये रिवर सीधी चलती रही और ये बन गया ऑक्सबो लेक। तो जो ऑक्सबो लेक है वो क्यों बना है, इट्स बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ द रनिंग वाटर। ओके, समझ में आ गया। तो यहां पर हमने सीखा नेचुरल लेवी सीखा, यहां पर हमने सीखा मिएंडर सीखा, और यहां पर हमने सीखा ऑक्सबो लेक सीखा। ओके, तो देखो ये बिल्कुल नेचुरल इमेज है। अभी अगर मेरे को ऑक्सबो लेक बनानी हुई तो मैं ऑक्सबो लेक बना के दिखाता हूं। ये रिवर है, ये रिवर है, आपने देखा होगा रिवर यहां पर चोक हो सकती है, यहां पर चोक हो सकती है। एक दिन रिवर यहां से सीधी निकल जाएगी और ये एरिया अलग रह जाएगा, और ये बन गया हमारा क्या, ऑक्सबो लेक। तो ये बहुत अच्छी इमेज है ऑक्सबो लेक की और मिएंडरिंग ऑफ रिवर की। ठीक है, वो ऑक्सबो लेक है, ये मिएंडरिंग ऑफ रिवर है। ठीक है, आप इसे अच्छे से बैठ के घर पे पढ़ सकते हैं। स्क्रीनशॉट ये आपके सामने है, मैंने आपको समझा दिया। ओके, ये है ब्रेडेड चैनल। ब्रेडेड चैनल को, ब्रेड को आपने सुना हो तो उसे हम चोटी भी बोल सकते हैं। चोटी कैसे बनती है, एक बाल का गुच्छा लिया, उसको ऐसे 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 करके जो करते हैं ना, उसको निट सा करते हैं, उसको ब्रेडेड चैनल बोलते हैं। देखो अब ये रिवर आ रही है, अब जो रिवर आ रही है तो ये क्या करती है, अपने साथ कोर्सर सेडिमेंट लेके आती है, बड़ा सेडिमेंट लेके आती है, बड़े सेडिमेंट लेके आती है। ठीक है, तो पत्थर यहां पे डिपॉजिट हो गए, पत्थर यहां पे डिपॉजिट हो गए, पत्थर यहां पे डिपॉजिट हो गए, पत्थर यहां पे डिपॉजिट हो गए। अब उसी के बीच में से पानी ऐसे करके निकल रहा है, आपको लग रहा है कि वो कुछ इस तरीके से करके निकल रहा है, जैसे चोटियां बनाते ना, ऐसे ऐसे। तो इसे बोलते हैं ब्रेडेड चैनल, क्योंकि यहां पर बीच में ना सेंट्रल बार्स बन रहे हैं। देखो ये सेंट्रल बार, ये सेंट्रल बार, ये सेंट्रल, तो ये जो सेंट्रल बार्स हैं, ये बड़े बड़े पत्थर या कोर्सर सेडिमेंट बीच में डिपॉजिट हो गया। अब रिवर के अंदर तो ताकत नहीं है इसको हटाने की, तो रिवर खुद ही ऐसे करके, इधर को करके, उधर को करके, किसी ना किसी तरीके से अपना निकल जाएगी। हमने सबने देखा है, ये हम जनरली देखते हैं, ऐसे ही होता है। ठीक है, आपने भले ही ब्रेडेड चैनल नहीं देखा है, अगर आपने देखा होगा कि पानी तो अपना रास्ता निकाल ही लेता है, तो अगर कहीं पर सेंट्रल बार्स बन चुके हैं, सेंट्रल बार्स मतलब कोर्सर मटेरियल कहीं पे इकट्ठा हो चुका है, तो पानी अपना रास्ता खुद ही ढूंढ देगा। तो ये बन गया ब्रेडेड चैनल, जैसे कि चोटियां बनाते हैं उस तरीके से लगता है। ये देखने में लग रहा है कि एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है, अदरवाइज ये तो रिवर अपना पानी ढूंढ के, अपना जो रास्ता ढूंढ के है, बस वो ओशन तक जा रही है। देखने में ऐसा लग रहा है कि यहां से ओवरलैप किया, इधर से ओवरलैप किया, ये ओवरलैपिंग नहीं है, ये जस्ट सेंट्रल बार इकट्ठा हो गया है और इसके अंदर ताकत नहीं है कि उसको हटा पाए, उसके अंदर ताकत नहीं है कि उसको हटा पाए। तो ब्रेडेड चैनल क्या होता है, व्हेन सेलेक्टेड डिपोजिशन ऑफ कोर्सर मटेरियल कॉज द फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल बार। सेंट्रल बार मतलब जहां पर बड़े बड़े पत्थर और सेडिमेंट डिपोजिट हो जाए, इट डाइवर्ट्स द फ्लो ऑफ द रिवर टुवर्ड्स द बैंक,
और वो रिवर को डाइवर्ट करती है टुवर्ड्स उसके बैंक की तरफ को, विच इंक्रीज द लेटरल इरोजन, और साइड में इरोजन होना शुरू हो जाता है। सिमिलरली व्हेन मोर एंड मोर सच सेंट्रल बार्स आर फॉर्म्ड, ब्रेडेड चैनल्स आर फॉर्म। और ये कह रहे हैं जब ज्यादा से ज्यादा जब सेंट्रल बार्स बनते हैं तो ब्रेडेड चैनल क्या हो जाते हैं, फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास। अब हम आपको मिलेंगे कल को, ठीक है, इसी समय पर। जय हिंद, जय भारत। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.